हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 4 प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, 4 अंकों के। खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इन पर आधारित इस वीडियो के अंदर मैं योगा के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत मदद साबित करेगा। ठीक है, तो इससे पहले भी योगा का पार्ट 1 जो है अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए। बहुत अच्छे से मैं अलग अलग प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इस वीडियो का अगर क्वेश्चंस के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं इस वीडियो के क्वेश्चंस का पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको योगासन के ऊपर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है योगा के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा चुका हूँ क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 में। यहाँ पे योग के जो आसन्स होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे वीडियो में क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि सिर की ओर पर्याप्त रक्त प्रवाह के लिए कौन सा आसन उचित होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो हेड है हमारा उधर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो तो इसमें से कौन सा आसन आपको करना चाहिए? सर्वांगासन, धनुरासन, भद्रासन या फिर पद्मासन। तो अगर ये वाले इमेज को आप देख रहे होंगे, अगर ये पता होगा कि कौन सा आसन है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि इस आसन में देखेंगे तो अगर आप उल्टा, ये जो पूरा पैर है, ये जो पैर हमारा है 90 डिग्री एंगल के साथ ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे जो सिर है वो नीचे है। तो इस पोस्चर में अगर देखेंगे तो ये ब्लड का सर्कुलेशन जो है सिर की ओर बहुत अधिक होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए ये आसन उचित होगा और इस आसन को ही कहते हैं सर्वांग आसन। इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जिसमें सिर की ओर रक्त का प्रवाह सर्वाधिक होता है और उसके लिए उचित माना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि थायराइड और पैराथायराइड की समस्या के लिए उचित आसन कौन सा है? सिंह आसन, पद्मासन, सर्वांग आसन या फिर धनुरासन। देखिए, जिस किसी को भी या फिर आपके किसी रिलेटिव को अगर थायराइड है या फिर पैराथायराइड है तो इस समस्या को दूर करने के लिए इस तरह के पोस्चर वाले आसन कर सकें। और इसको मैं ऑलरेडी बता चुका कि ये कौन सा आसन है, सर्वांग आसन है। तो याद रखना है कि सर्वांग आसन उस व्यक्ति को करना चाहिए या फिर उसके जो क्लोज हैं उनको आप जरूर सजेस्ट करें कि अगर किसी को थायराइड या फिर पैराथायराइड नामक समस्याएं हैं तो इस सर्वांग आसन को जरूर करें। बहुत अधिक मदद मिलता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है ये सिर की ओर होने लगता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में ब्लड जो है वांछित अंग तक पहुंचता है और समस्या जो है दूर होता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में असुमेलित विकल्प कौन सा है, आपको पता करना है। इधर लेफ्ट में मैं आसन का नाम लिखा हूं, राइट साइड में वो किस रोग के लिए उत्तम होता है वह आसन वो है। इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, सिंह आसन कब्ज और पाचन के निवारण के लिए, पाचन तंत्र की समस्या के लिए किया जा सकता है क्या? सर्वांगासन थायराइड और पैराथायराइड। सिंह आसन प्रोटेस्ट ग्रंथि वृद्धि से पीड़ित व्यक्ति के लिए, या फिर पाद हस्तासन अपच की स्थिति में। बताइए कौन सा इसमें जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए धनुरासन जो है ये कब्ज या फिर पाचन तंत्र में किसी को अगर कोई परेशानी है तो वो धनुरासन कर सकता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप सेकंड वाला देख रहे हैं ना, ये क्या है? धनुरासन है। ठीक है, ये धनुरासन का पोस्चर है, आप ऐसे कर सकते हैं। सर्वांग आसन तो मैं पहले ही बता चुका कि थायराइड और पैराथायराइड के लिए होता है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो इमेज देख रहे हैं, ये कौन सा है? आपको सर्वांग आसन का पोस्चर है। ठीक है, सिंह आसन जाएंगे तो प्रोटेस्ट ग्रंथि वृद्धि से पीड़ित नहीं, ये वाला जो है असुमेलित है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ये सुमेलित नहीं है। सी जो है ये सिंह आसन आप देख सकते हैं, ये जो पोस्चर आप देख रहे हैं ये सिंह आसन कहलाता है। सिंह आसन एक्चुअली में किस लिए होता है? तो जो जिसको टॉन्सिल की समस्या है ना, ठीक है, जिस किसी भी व्यक्ति को अगर टॉन्सिल की समस्या है तो वो ये इस प्रकार का पोस्चर सिंह आसन कर सकता है, बहुत मदद मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रोस्टेट ग्रंथि में अगर वृद्धि हो जाती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर किसी की वृद्धि हो जाती है
तो उसके लिए कौन सा होना चाहिए। अच्छा, चौथा पहले मैं बता देता हूँ, ये है पाद हस्तासन। ये अपच की स्थिति के लिए बहुत ही सुमेलित होता है। तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इसको कहते हैं पाद हस्तासन। किसी को अगर अपच की समस्या है तो ये वाला जो है योगा उसको कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये सभी योगा का टाइप को आप याद रखिएगा कि कौन से बीमारी के लिए या फिर कौन से रोग के लिए उसको किया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न जो है प्राणायाम के ऊपर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न है कि किस प्राणायाम में श्वास बाईं नासिका से लेकर और दाईं नासिका से छोड़ी जाती है, ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसमें बाईं जो छिद्र है नाक का, ठीक है, उससे श्वास को लिया जाता है, सांस लिया जाता है और दाहिने वाले से छोड़ा जाता है। सूर्य भेदन प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम या फिर भस्त्रिका प्राणायाम। एक अच्छा प्रश्न है, इसको आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई भी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चंद्र भेदन जो प्राणायाम होता है, इसमें सांस जो है किसमें, बाईं वाली जो नासिका है उससे सांस लिया जाता है और दाईं नासिका से छोड़ा जाता है। इसके जस्ट उल्टा जो है ना सूर्य भेदन प्राणायाम में किया जाता है, ठीक है। जो बाईं वाली जो नासिका होती है इससे जो है सांस छोड़ा जाता है, ठीक है, इससे सांस जो है छोड़ी जाती है। और जो दाईं नासिका होती है, ठीक है, जो दाईं नासिका होती है उससे जो है श्वास क्या किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, श्वास लिया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य भेदन में क्या होता है, बाईं वाली जो नासिका होती है उससे सांस छोड़ी जाती है, जबकि चंद्र भेदन में बाईं वाली नासिका से सांस ली जाती है। तो ये अपोजिट एक दूसरे को होते हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। चलिए पांचवा प्रश्न है कि किस प्राणायाम में जीभ से हिस की आवाज निकाली जाती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम या फिर सूर्य भेदन प्राणायाम, किस वाले में, किस तरह के प्राणायाम में जीभ से हिस की आवाज निकाली जाती है, आपको ये बताना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, शीतली प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जिसमें जो जीभ होता है हमारा ऐसा कुछ, ठीक है, ये अगर ऐसा जीभ है तो इसको फोल्ड करके, जैसे मान लो पत्ता है तो इधर किनारे किनारे से फोल्ड करके ऐसा बनाया जाए, इसको फोल्ड कर दिया जाता है और यहाँ से ये वाले पोर्शन से हिस की आवाज़ निकाली जाती है, ठीक है। और इसको हम शीतली प्राणायाम के अंतर्गत करते हैं। ये वाला जो, इससे बहुत ठंडक मिलती है और ये वाला जो प्राणायाम है ना ग्रीष्म काल में करना चाहिए। जो गर्मी के समय में इस प्राणायाम को करना चाहिए, बहुत उचित समय होता है गर्मी वाला, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न है कि यकृत, तिल्ली या फिर पित्त की रोगों में लाभ मिलता है, मतलब लाभ मिलने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम या फिर सूर्य भेदन प्राणायाम, किसको करना चाहिए बताइए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, जो मैंने बताया कि शीतली प्राणायाम होता है जिसमें हिस की आवाज़ जीभ से निकाला जाता है और जो गर्मी में करना चाहिए। इसी प्राणायाम को करने से अगर किसी को यकृत या फिर तिल्ली या फिर पित्त रोग की समस्या है तो ये वाला प्राणायाम उनको करना चाहिए, बहुत ही कारगर उनके लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है। सातवां प्रश्न है कि किस प्राणायाम में मधुमक्खी जैसे आवाज़ उत्पन्न की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है और आप सब जनरली इसको करते भी होंगे या फिर किया भी होगा कभी ना कभी। कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसमें मधुमक्खी जैसे आवाज़ उत्पन्न की जाती है। शीतली प्राणायाम ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हिस की आवाज़ जीभ से निकाला जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, भ्रामरी से नाम से समझ में आ रहा है, भ्रामरी भौरा को कहा जाता है, मतलब एक मधुमक्खी की तरह ही होता है, ये भी समझ लीजिए। और इस भ्रामरी प्राणायाम में ही मधुमक्खी जैसी आवाज़ जो है निकाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भ्रामरी प्राणायाम में जब श्वास लिया जाता है, ठीक है, जब कह लीजिए कि श्वास लिया जाता है तो उस समय नर मधुमक्खी का आवाज़ निकाला जाता है, ठीक है। श्वास लिया जाने के समय नर मधुमक्खी की आवाज़ निकाली जाती है और जब श्वास को छोड़ा जाता है, सांस छोड़ा जाता है, ठीक है, उस समय मादा मधुमक्खी की तरह आवाज़ जो है उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम के अंतर्गत ये सब होता है। चलिए आठवां प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, याद करके इसको रखिएगा। प्रश्न है कि हठ प्रदीपिका ये जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है।
पतंजलि, मत्स्येंद्रनाथ, स्वात्मराम या फिर गोरखनाथ? बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, स्वात्मराम जो है इन्होंने ही हठ प्रदीपिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, और जो स्वामी आत्मानंद स्वात्मराम जो है इनके मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ इनके गुरु थे, याद रखिएगा। ठीक है, नौवां प्रश्न है कि हठ रत्नावली ये जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? काशी निवासी रघुवीर ने, श्रीनिवास योगी ने, काशी निवासी सुंदर देव ने या फिर पतंजलि ने? किन्होंने हठ रत्नावली पुस्तक की रचना की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो श्रीनिवास योगी हैं इन्होंने ही हठ रत्नावली नामक ये जो योग से संबंधित पुस्तक है उसको इन्होंने लिखा था। काशी निवासी जो रघुवीर हैं इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की थी जो कि कुंभक पद्धति, या फिर कह लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुंभक पद्धति जो कि एक योग का ही पद्धति है, इसकी रचना किसने की थी? तो कुंभक पद्धति की रचना काशी निवासी रघुवीर जी ने किया था। ठीक है, काशी निवासी ही एक सुंदर देव हैं, इन्होंने हठ तत्व कौमुदी की रचना किया था। इन्होंने किसका? हठ तत्व कौमुदी, इसकी रचना किसने किया था? तो काशी निवासी सुंदर देव ने किया था। तो ये तीनों रचनाओं को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि बताइए योग सूत्र की रचना किसने किया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि योग सूत्र की रचना किसने किया है। कमेंट करके सब लोग बताइएगा। ठीक है, अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। 10वां प्रश्न है कि ध्यान, ठीक है, को मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ध्यान जो है कितने प्रकार का होता है? 2, 5, 3 या फिर 6? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है सगुण ध्यान। ठीक है, पहला होता है सगुण ध्यान और दूसरा होता है निर्गुण ध्यान। निर्गुण ध्यान, 2 तरीके से ध्यान को मुख्य रूप से बांटा जाता है, सगुण और निर्गुण ध्यान। आपको याद रखना है। ध्यान हम सबको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। ध्यान क्या होता है? मन को निर्बाध रूप से एक ही प्रदत्त वस्तु पर केंद्रित करना या फिर केंद्रित रखना ध्यान कहलाता है। ठीक है, और ध्यान को जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एक मोमबत्ती जला दिए और यहाँ पे बैठ के आप मोमबत्ती को ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तरह का ध्यान का प्रयोग। मतलब कोई एक प्रदत्त वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु को ध्यान से देखते रहना ही ध्यान कहलाता है। ये सगुण ध्यान के अंतर्गत आता है। और निर्गुण ध्यान में तो किसी भी तरह का गुण की आवश्यकता नहीं होता है, बस ध्यान मग्न होना होता है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि सगुण ध्यान किस तत्व पर आधारित होता है? जल, पृथ्वी, अग्नि या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने बताया कि जो ध्यान है 2 तरह का होगा, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। तो जो सगुण ध्यान जो होता है ये पंच तत्व, हम सबको पता है कि पंच तत्व क्या क्या होते हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख दूं अगर, तो पंच तत्वों में हमको पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि, ये पंच तत्व होते हैं। इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर जो है बना होता है। और जो सगुण ध्यान किया जाता है इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर किया जाता है, इन्हीं के ऊपर ध्यान को केंद्रित करके किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं लेंदी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ड्यूटी टाइम हो गया है, तो मुझे अब ड्यूटी जाना होगा। तो इतना ही वीडियो में इतने ही प्रश्न को मैं अभी रख रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 था, योगा के ऊपर आधारित प्रश्न। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो पहले जाके पार्ट 1 को देखिए, इसके बाद इस पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे प्रश्न हो तो इसको लाइक कर लें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल में अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।